नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस YouTube वीडियो में। तो हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 ऑफ NISM 6। ठीक है, तो ये चैप्टर किस रिगार्डिंग है? दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट डीमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस। डीमेटेरियलाइजेशन, चैप्टर 6। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि डीमैटेरियलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको एक्चुअल में प्रोसेस दिखाऊंगा। मैं एक्चुअल में प्रोसेस कैसे दिखा सकता हूँ? बिकॉज आई एम बेसिकली ए सब ब्रोकर, तो मेरे पास वो एक्सेस है कि कहाँ जाके और किस तरीके से ये चीज़ की जाती है। करेक्ट। तो अगर किसी के पास फिजिकल शेयर पड़े हुए हैं, अगर मान लो आपके पास पड़े हुए हैं, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट इट टू मी, कि आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपकी उस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं कि कैसे आपके फिजिकल शेयर डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। करेक्ट। तो चलिए बात शुरू करते हैं। देखिए, डीमैटेरियलाइजेशन में होता क्या है? बेसिकली प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल सिक्योरिटीज इनटू फंजिबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब देखिए, डीमैट आपके सभी के पास होगा, आप सब जानते होंगे, कहीं ना कहीं आपने इसी वजह से आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके पास डीमैट है, बट आपने फिजिकल शेयर हो सकता है देखे हो सकता है ना देखे हो, बट मेरे पास कॉपी भी पड़ी है फिजिकल फॉर्म्स की। तो कुछ लोग हैं जिनके फिजिकल फॉर्म की कॉपी मेरे पास है। आई डोंट वांट टू शो इट ऑन। चलिए मैं दिखाता हूँ एक सेकंड। देखिए दोस्तों, फिजिकल शेयर कुछ इस तरीके का दिखता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा फिजिकल शेयर है। ये मुझे किसी ने सेंड किया था कि उन्होंने बेसिकली 2001 में, यहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रही होगी, 2001 में उन्होंने हीरो मोटोकॉर्प, उस टाइम हीरो होंडा होती थी, ठीक है, उनके शेयर खरीदे थे। और उनके शेयर की उस समय फेस वैल्यू देखिए, यहाँ पर रजिस्टर्ड फोलियो नंबर देखिए, फोलियो नंबर दिया जाता था कि सर्टिफिकेट नंबर दिया जाता था कि उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है। ठीक है, नेम SB गोयल, नंबर ऑफ शेयर्स 125, और 125 आज स्प्लिट होके करीब करीब 1000 के आसपास हो चुके हैं। तो इसके बाद लिखा हुआ डिस्टिंक्टिव नंबर, और नीचे लिखी हुई हैं डेट्स कि किस डेट को असाइन हुए हैं, और साथ में लगी हुई हैं 4 स्टैम्प। ये स्टैम्प 5 बार लग सकती थी कि शेयर 5 बार कहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता था। उसके बाद फिजिकल कॉपी फाड़ दी जाती थी और नए कॉपी इशू की जाती थी। इसमें सिग्नेचर हैं, तो कुछ इस तरीके का शेयर आपको फिजिकल फॉर्म में दिखते हैं। ठीक है, ऊपर यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है। ये पर्टिकुलरली उस पेज का नंबर है, या फिर ये मानिए कि ये नंबर है कि इतने शेयर्स अलॉट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये दिखाने का तात्पर्य आपको यही था कि आपको समझ में आए कि बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं। तो फिजिकल फॉर्म कॉपी आपको दिख गई है। फिजिकल कॉपी, अब देखिए यहाँ पर फिजिकल कॉपी को हमें किस तरीके से चेंज करना है? हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज करना है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? डीमैट खुलवाएंगे, जैसे आप हमारे साथ डीमैट खुलवा सकते हैं या किसी के साथ भी खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल शेयर से और डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिजिकल शेयर से एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में ई टोकन मान लो, इसे शेयर मान लो, कुछ भी मान लो। ये आपका जीरोधा हो सकता है, ग्रो हो सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे फिजिकल से डीमैट में चेंज किए जा सकते हैं। पहले आपको उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाके अपने अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे और उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, आइडेंटिफाइड बाय ISIN नंबर। ये जो शेयर्स हैं ये ISIN नंबर से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि ISIN नंबर बेसिकली क्या होता है। ISIN नंबर, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ISIN नंबर। तो हर एक सिक्योरिटी पूरी दुनिया में वो किस तरीके से डिनोट होती है? इस कोड के साथ डिनोट होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने 100 रुपये का नोट देखा होगा। 100 रुपये के नोट पे कुछ
नंबर लिखे रहते थे 3 4 5 6 ऐसे करके, CD ऐसे इस तरीके से कुछ नंबर लिखा रहता था, तो वो नोट का नंबर होता था। ठीक है, अब जब ये पेटीएम में डल गया, ये फोन पे में डल गया, अच्छा फोन पे ऐसा है, और जी पे डल गया, आपके अकाउंट में डल गया HDFC में, क्या उस अकाउंट में डले हुए भी आपको नंबर दिखाई देते हैं? नहीं, उस समय कोई नंबर नहीं होते। उस समय एक कोड दिया जाता है उन सभी रुपीस को, वो कोड भी शो नहीं होता, कोड भी बैंक के पास होता है। तो ऐसे ही हर सिक्योरिटी का एक कोड होता है। ये चीज़ समझ गए आप? ये क्या समझाया मैंने? फिजिकल में आपको नोट छू के देखने को मिलता था, फिजिकल में आपके पास उस पर्टिकुलर नोट का नंबर होता था, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चीज़ें चेंज कर देते हो तो आपके पास कोई नंबर नहीं होता, उसका सिर्फ एक सीरियल नंबर जो कि बैंक डिसाइड करता है वो ही होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको सिर्फ अकाउंट में दिखते हैं कि इतने पैसे पड़े हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये 10 रुपये। यहाँ पर नोट की फॉर्म में आप पर्टिकुलर नोट ही दे सकते हो। ठीक है, चेंज आपको टूट के मिलता है, करेक्ट। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये ISIN कोड से डिनोट होती है हर एक सिक्योरिटी। मान लो रिलायंस है तो उसका एक ISIN नंबर होगा। ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी हो, रिलायंस हो, HDFC हो, HUL हो, कोई भी, उनका सबका एक ISIN कोड दिया होगा। वो कौन देगा? वो सेबी देगी, सेबी के अप्रूवल से डिपॉजिटरी देगी बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे करके एक ISIN कोड दिखेगा। इसमें IN रिप्रेजेंट क्या करता है कि ये इंडिया की सिक्योरिटी है। E रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी है। हो क्या सकता है? कंपनी हो सकती है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 475C क्या डिनोट करता है? कंपनी का सीरियल नंबर क्या है। 01 डिनोट करता है इक्विटी है ये, और 2 डिनोट करता है चेकलिस्ट है, और 3rd डिजिट जो है वो सिग्निफाई करता है ये पर्टिकुलर डिजिट की हम बात कर रहे हैं। E फॉर कंपनी, F फॉर म्यूचुअल फंड, A फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, B फॉर स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 9 फॉर इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। आपने अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो डिफरेंशियल राइट्स के शेयर मिलते हैं हमें। ठीक है, DVR भी बोलते हैं उसे, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो आपने देखा होगा टाटा मोटर का एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर है, टाटा DVR, टाटा मोटर DVR। वो क्या होता है? उसमें वोटिंग करने के राइट्स नहीं मिलते। आप ओरिजिनल शेयर लेने जाओगे तो आपको वोटिंग के राइट्स में मिलेंगे। आपको CDSL मेल करेगा कि इस समय AGM होने वाली है, इस समय मीटिंग होने वाली है, आप वोट डाल सकते हैं। आप कंपनी के जो भी डिसीजन है उनको उनके डेमोक्रेटिकली पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, बट DVR के केस में आप सिर्फ शेयर धारक बनते हैं, आपको वोटिंग राइट्स नहीं होते। ठीक है, तो अगर वोटिंग राइट्स होते भी हैं तो उनकी परसेंटेज नहीं होती। कम डिफरेंशियल मतलब मान लो एक टाटा मोटर के शेयर की वैल्यू है 1 और DVR की वैल्यू 0.02 या 0.2, ऐसा करके डिफरेंशियल है। मतलब ये पूरी एक एक्चुअल शेयर के बराबर नहीं है, उससे या तो कम होगी या ज़्यादा होगी या नहीं भी होगी। सब अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो कंपनी पहले से डिसाइड करती है। ठीक है, फिर ISIN अलॉटमेंट कौन करता है? NSDL करता है, CDSL करता है। ऑब्वियसली किसकी सहमति से? सेबी की सहमति से। RBI असाइन करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए कौन करता है? RBI। ठीक है, अब आ जाते हैं सिक्योरिटीज़ एलिजिबल फॉर डीमैट। डीमैट में कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ आ सकती हैं वो आपको पता ही है। शेयर्स आ सकते हैं, स्टॉक्स आ सकते हैं, बॉन्ड्स आ सकते हैं, डिबेंचर्स आ सकते हैं। ADR क्या होता है?
एडीआर होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, अमेरिकन। जीडीआर क्या होता है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है। अंडरलाइंग शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, सीआईएस हो सकता है, वीसीएफ हो सकता है, सीपी हो सकता है, सीडी हो सकता है, सिक्योरिटी डेट्स हो सकते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती हैं, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हो सकती हैं, ओनली इफ यूजर हैज एग्रीमेंट विद द डिपॉजिटरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसमें आप पूछ सकते हो सीआईएस क्या होता है, वीसीएफ क्या होता है, सीपी क्या होता है, सीडी क्या होता है। अब इसमें सीआईएस क्या होता है? सीआईएस होता है कलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट स्कीम। बेसिकली जैसे म्यूचुअल फंड होता है, बहुत सारे लोग मिलके एक फंड हाउस में पैसे डालते हैं और उनका पूल बन जाता है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में कोई पैसा नहीं डालना चाहता, उसके अलावा कहीं पैसा डालना चाहता है जिसमें कि आप अनलिस्टेड मार्केट में भी इन्वेस्ट कर पाएँ, आप अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर पाएँ, तो वो एक कलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट स्कीम हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी आ सकता है, आ गया है अभी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी आ गया, इनविट भी आ गया है। तो ऐसे करके कलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट स्कीम बन जाती है जिसमें कि आप पैसा डाल सकते हैं। ठीक है, वेंचर कैपिटल फंड स्कीम क्या है? वेंचर कैपिटलिस्ट, आपने नाम सुना होगा, वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, जो सिर्फ स्टॉक मार्केट में ना इन्वेस्ट करके कई और जगह इन्वेस्ट कर पाए और अलग अलग उनको प्रॉफिट से मतलब है, वो इवन शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं, शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। तो वो सब कौन है? वेंचर कैपिटलिस्ट है, जो अनलिस्टेड मार्केट में भी पैसा लगाएंगे, वो रियल एस्टेट में भी लगाएंगे, कहीं भी जाके लगाएंगे। वो सब क्या है? उनको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, जहाँ पे अंडर वैल्यूड एसेट मिलेगा वहाँ पे पैसा लगाएंगे, जहाँ ओवर वैल्यूड होगा वहाँ से निकल जाएंगे। तो ऐसा कौन है? वेंचर कैपिटलिस्ट। कॉमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये सब नाम दिए गए हैं, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो बहुत लंबा नहीं करेंगे चैप्टर को, जल्दी जल्दी से आगे स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस क्या है? इन्वेस्टर सबमिट रिक्वेस्ट फॉर वाया डिपॉजिटरी टू कन्वर्ट फिजिकल होल्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक। देखो अब बेसिकली क्या होता है कि मान लो किसी को फिजिकल शेयर्स टू डीमेट कन्वर्ट करवाना है। आई एम वर्किंग विद मोतीलाल राइट नाउ। ठीक है, मैं इसमें लिख देता हूँ मोतीलाल। तो मैं आपको ना इंटरफेस खोल के दिखाऊंगा कि मोतीलाल में किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सभी ब्रोकर्स के पास एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास एक होता है कि वो अपने इंटरफेस पे जाके और आपका डीआरएफ फॉर्म भर सकते हैं, डीआरएफ अप्रूव करवा सकते हैं। अप्रूव करवाने के बाद हम फिजिकल कॉपी भेजते हैं, किसको? डिपॉजिटरी को भेजते हैं, और डिपॉजिटरी उसको अप्रूव करती है और उसी बंदे के अकाउंट में क्रेडिट। देखो प्रोसेस सुन लो यार, ये सब प्री रिक्विजिट्स ये सब वो सब बाद की बातें हैं, पहले प्रोसेस सुनो। प्रोसेस क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस? लेट सपोज मेरे पास एक फ्रेंड आता है अमित। अमित बोलता है मेरे पास शेयर्स पड़े हैं। ठीक है, शेयर्स पड़े हैं, फिजिकल फॉर्म में। ठीक है, और दो केस लेंगे। पहला केस है ये अमित के नाम है, दूसरा केस है उसके फादर के नाम है। दोनों केस समझाना चाहता हूं मैं आपको। देखो अब अमित जब उसके नाम पे फिजिकल कॉपी है तो मैं क्या बोलूंगा? आप अकाउंट खुलवाइए मेरे साथ मोतीलाल में। ठीक है, किस नाम से? अमित के नाम से। करेक्ट, अमित के नाम से खुलवाइए। वही जो भी बीओ डिटेल्स लगी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ी थी वो सब डिटेल्स दीजिए। और अब उसके बाद मैं क्या करूंगा? ये फिजिकल कॉपी की एक फ़ोटो लूँगा। फ़ोटो मतलब ये फ़ोन में क्लिक करूँगा, उसमें मेरे को फोलियो नंबर ये सब वो सब जो मैंने दिखाया आपको फिजिकल शेयर, वैसा ही मुझे पता लग जाएगा कि ये फोलियो नंबर क्या है, इसमें सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है, ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। तो मैं अब क्या करूँगा? अमित का अकाउंट खुल गया है मोतीलाल में, तो अब मैं अपने इंटरफेस पे जाऊँगा। मैं अपने पे, आई एम पंकज, तो मैं अपने इंटरफेस पे जाऊंगा और मुझे एक्सेस मिला हुआ है चीज़ें करने का।
तो मैं अपने इंटरफेस पे जाके क्या करूंगा, DRF फॉर्म खोलूंगा। अब DRF क्या होता है, डीमैटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, मतलब फिजिकल कॉपी को डीमैट में कन्वर्ट करवाने का प्रोसेस। तो DRF फॉर्म खोलूंगा, करेक्ट। उसको इसके फोलियो नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, डिटेल्स जो भी चाहिए होंगी वो सब फिल कर दूंगा और इसको भेज दूंगा किसके पास, मोतीलाल ओसवाल के पास। करेक्ट, समझ में आ गया ये। मोतीलाल ओसवाल के पास ये भेज दूंगा और उनके हेल्पलाइन पे, हेल्पलाइन होता है ना, हेल्पलाइन पे जाके ये अप्रूव करवा लूंगा। ठीक है, जैसे हमारे पास एक्सेस होता है डायरेक्ट मोतीलाल से कनेक्ट करने का और हम उससे अप्रूव करवा लेते हैं। अप्रूव होने के बाद क्या होगा, अप्रूव होने के बाद हम क्या करेंगे, इसका प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकल गया, हम फिजिकल शेयर भी अटैच करेंगे। फिजिकल शेयर को अटैच करेंगे और किसको भेजेंगे, हम RTA को भेजेंगे। RTA कौन है, जो डिपॉजिटरी के बिहाफ पे काम करता है, इसको भेज देंगे RTA को। पहला केस समझ में आ गया। पहले केस में ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दूसरा प्रोसेस, अब RTA इसको अप्रूव करेगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अब आ जाता है दूसरा। दूसरे केस में क्या होगा, अगर मान लो शेयर्स फादर के नाम है तो फादर के नाम अकाउंट खुलेगा और यही सब चीज़ें होंगी। लेकिन अगर फादर की डेथ हो चुकी है, डेथ के केस में क्या होगा, डेथ के केस में अब सुनिए, फादर के मान लीजिए 2 बेटे हैं, अमित और सुमित, ऐसे करके 2 बेटे हैं। तो होगा क्या, मान लो अमित के नाम हमने अकाउंट खुलवा दिया, अमित के नाम अकाउंट खुल गया। अब ये डीमैट अकाउंट की बात कर रहे हैं, डीमैट अकाउंट अमित के नाम खुल गया। इसके बाद हम DRF फॉर्म भरेंगे। मैं अपने इंटरफेस पे जाऊंगा, DRF फॉर्म भरूंगा। DRF फॉर्म भरने के बाद मैं इसमें डिपॉजिटरी जो क्लाइंट कोड होता है, डिपॉजिटरी नंबर मान लो, क्लाइंट कोड मान लो, वो भी भरूंगा और साथ में भरूंगा कि उनकी डेथ हो चुकी है, डेथ सर्टिफिकेट। अब डेथ सर्टिफिकेट अकेला काम नहीं करेगा, यहां पर ये 2 भाई हैं तो एक NOC भी लगेगी। ठीक है, NOC लगेगी, क्यों, क्योंकि 2 लीगल हेयर हैं तो दोनों में बराबर डिवाइड होगा, या फिर आप NOC लेके आएंगे कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप पैसे अमित के नाम पे ट्रांसफर कर दो, हम बाद में उसको देख लेंगे। करेक्ट, तो ये प्रोसेस होगा पूरा का पूरा। अगर ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया, अब इसके बाद RTA को भेजेंगे। ठीक है, RTA उसको अप्रूव करेगा, RTA फिर कंपनी से कांटेक्ट करेगा। ये सब मैं बाद का प्रोसेस बता रहा हूँ। कंपनी से, कंपनी को बताएगा कि हमारे पास फिजिकल शेयर आए हैं, कंपनी उसको क्या करेगी, इशू करेगी न्यू शेयर्स इन डीमैट। डीमैट में नए शेयर क्रेडिट कर देगी अमित के। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। अगर ये पूरा समझ में आ गया तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब आप पढ़ते चले जाओ, सब समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये मैंने अलग से शूट किया है। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से DRF, डीमैटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म रेज किया जाता है। ठीक है, तो ये बैक ऑफिस का स्ट्रक्चर है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये आप ओपन नहीं कर पाएंगे, ये मैं ही ओपन कर पाऊँगा, बिकॉज मैंने आपको बताया आई एम अ सब ब्रोकर, राइट।
तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। ये बहुत सारे मेन्यूज़ हैं, स्विच टू एडमिन, स्विच टू आर के, ठीक है, अकाउंट ओपनिंग, डिपॉजिटरी रिक्वेस्ट, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे सामने, जहाँ से मैं क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी है, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ से अपने एंड से कर सकता हूँ। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सिंपल डीमैट में क्या होता है, DRF फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, दैट्स इट, राइट। तो अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डिपॉजिटरी के अंदर, रिक्वेस्ट के अंदर जाके, मतलब डिपॉजिटरी का ऑप्शन मैंने ओपन किया, इसके बाद रिक्वेस्ट का ओपन किया, और ये देखिए यहाँ पर DRF RRF रिक्वेस्ट। मान लो किसी के फिजिकल शेयर्स किसी के पास पड़े हुए हैं और वो डीमैट में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐड न्यू रिकॉर्ड, सेव्ड रिकॉर्ड्स और रिजेक्टेड रिकॉर्ड्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है। मान लो हमको नया रिकॉर्ड ऐड करना है, तो यहाँ पर मार्कर एंट्री फॉर्म आ जाता है। तो जो पार्टिसिपेंट है वो CDSL हो सकता है, CDSL में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, NSDL में कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई हैं इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऐड करना पड़ेगा वो आप क्लाइंट ID ऐड करनी पड़ेगी, ISIN नंबर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटस, लॉक स्टेटस, ये सब चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी, ठीक है। अकाउंट होल्डर, फर्स्ट अकाउंट होल्डर है, सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट अकाउंट होल्डर ही रहेगा ऑब्वियसली इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। इसके बाद टोटल क्वांटिटी, नंबर ऑफ पेजेस, फिर ट्रांसमिशन अगर है, ट्रांसमिशन मैंने बताया ना डेथ हो जाती है, तो देखो यहाँ जैसे ही मैंने क्लिक किया ऑटोमेटिकली 3 का नाम आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो फोलियो नंबर, नंबर ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट फ्रॉम, सर्टिफिकेट टू, क्वांटिटी, डिस्टिंक्टिव फॉर्म नंबर मैंने मेंशन भी किया था वहाँ पर, डिस्टिंक्टिव टू नंबर, और ऐड और डिलीट, ये सब चीज़ें इसमें चली जाएंगी, ठीक है। तो अगर किसी के पास फिजिकल कॉपी है तो ये चीज़ें हम फिल करेंगे, और फिर उसको मोतीलाल ओसवाल जो है ऑथराइज़ करेगा, और उसका हम प्रिंट आउट लेंगे, उसके बाद उसको भेज देंगे RTA के पास, ठीक है। और RTA उसको ऑथराइज़ करेगा और इसी अकाउंट में क्रेडिट कर देगा जो ये डिपॉजिटरी ID है, क्लाइंट की डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ID जो यहाँ पर मेंशन की होगी उसी में वो कर दी जाएंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल। ये मैं इसलिए शो करना चाहता था ताकि आपको क्लैरिटी आए कि किस तरीके से काम होता है, राइट। प्री रिक्विजिट्स रिक्वेस्टेड बाय डिपॉजिटरी होल्डर, कौन रिक्वेस्ट करता है? रजिस्टर्ड होल्डर, मतलब जो भी शेयर्स का मालिक है, या तो वो या उसके बच्चे, मतलब जो भी लीगल हेयर है वो रिक्वेस्ट करता है। सिक्योरिटी मस्ट हैव एक्टिव ISIN, मतलब वो सिक्योरिटी जो भी शेयर्स हैं वो लिस्टेड मार्केट में होने चाहिए, अदरवाइज कैसे होंगे? अनलिस्टेड स्पेस में तो बड़ा मुश्किल है। लिस्टेड होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है ना आप कोई ऐसी कंपनी उठा के ले आओ, किंगफिशर ले आओ, है ना, कि किंगफिशर के शेयर खरीदे थे जी हमने, माल्या जी तो भाग गए। नहीं, वो कंपनी होनी चाहिए जो लिस्टेड स्पेस में है, जिसका ISIN प्रेजेंट है, वही होनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में आप कर सकते हो। तो हीरो होंडा के शेयर पड़े हैं, विप्रो के पड़े हैं, किसी के पास रिलायंस के पड़े हैं, ऐसे करके हो सकते हैं। इशूअर मस्ट हैव कनेक्टिविटी विद डिपॉजिटरी, जो इशूअर है उसका डिपॉजिटरी के साथ, इशूअर कौन है? कंपनी रिलायंस। रिलायंस का मतलब रिलायंस नहीं है, कोई भी कंपनी हो सकती है, ठीक है। होल्डर मस्ट हैव बेनिफिशियरी अमाउंट इन सेम नेम, होल्डर जो भी होल्डर है, यानी मैंने बताया ना अमित का नाम है तो अमित के नाम से ही अकाउंट खुलेगा। अमित ऐसा नहीं है सुमित के नाम से अकाउंट खुलवा ले और उसमें बोले इसमें क्रेडिट कर दो, नहीं, ठीक है, उसी के नाम होना चाहिए। अगर लीगल हेयर है तो मैंने उसका प्रोसेस भी बता दिया आपको। होल्डर मस्ट हैव बेनिफिशियरी अकाउंट इन द सेम नेम, मैंने बताया ना कि पहले अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा तब जाके ये प्रोसेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। यूज डीमैटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, DRF फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, ये सारा बता दिया मैंने। अब इसके बाद प्रोसीजर, क्लाइंट कलेक्ट DRF फ्रॉम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मैं
उसको दूंगा ना, क्योंकि आई एम सब ब्रोकर, मोतीलाल इज ब्रोकर, तो हमारा काम है उसको डीआरएफ फॉर्म प्रोवाइड करना। डीआरएफ फॉर्म में सारी डिटेल्स फिल करवाना और अप्रूव करवाना हमारा काम है, ठीक है। फिल डीआरएफ, अटैच सिक्योरिटीज सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट अटैच करोगे। डिपॉजिटरी चेक वैलिडिटी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है मोतीलाल ओसवाल जो है वो उसको देखेगा कि हाँ ये एक्चुअल में है या नहीं है। नेम चेक किया जाएगा ऑब्वियसली, सर्टिफिकेट इंटैक्ट है या नहीं है, करेक्ट डिटेल्स हैं या नहीं है। सेपरेट डीआरएफ फ्रॉम ईच ISIN, फ्री लॉग, मतलब एक फिजिकल कॉपी पड़ी है हीरो मोटोकॉर्प की, एक फिजिकल कॉपी पड़ी है रिलायंस की, तो ऐसा नहीं है एक ही डीआरएफ में काम चल जाएगा, अलग अलग सबके भरने पड़ेंगे, ठीक है, ये बताया हुआ है। डिफरेंट पेड अप वैल्यूज, जो भी पे करना होगा, छोटी मोटी फीस होगी वो पे करनी पड़ेगी ईच अकाउंट, ठीक है। डीआरएफ साइन बाई ऑल होल्डर्स, जो डीआरएफ है वो सभी होल्डर्स के द्वारा साइन किया। देखो मैंने बताया बीओ अकाउंट एक बंदे का अकाउंट है तो एक के साइन लगेंगे, जॉइंट अकाउंट है सबके लगेंगे, ठीक है। ये पिछले चैप्टर से कनेक्शन आपका होगा तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, नहीं होगा तो मुश्किल होगा, ठीक है। इसके बाद इफ़ इनकरेक्ट रिटर्न टू द, अगर इनकरेक्ट डिटेल्स हैं तो ऑब्वियसली क्लाइंट को बोलेंगे ढंग से भर के लाओ भाई। इफ़ करेक्ट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्सेप्ट एक्नॉलेजेस, इशू एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये DRN नंबर दे दिया जाता है। DRN नंबर क्या होता है? डीमेट रिक्वेस्ट नंबर इशू कर देती है कौन? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, मतलब मोतीलाल उसको इशू कर देगा कि भाई आपका ये DRN नंबर है। देखो अगर कहीं भी समझ ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। हालांकि अगर आपने अच्छे से पिछले सारे चैप्टर देखे ना तो डेफिनेटली समझ में आएगा। अदरवाइज अगर ये डायरेक्ट इसी चैप्टर पे आ गए हो जंप करके और यही देखोगे तो शायद समझ में नहीं आएगा, अदरवाइज बहुत आसानी से समझ में आएगा। DP डीफेस सर्टिफिकेट, सरेंडर फॉर डीमेटेरियलाइजेशन, सरेंडर कर दिया जाता है सर्टिफिकेट कि भेज, ऑब्वियसली ओरिजिनल कॉपी भेजोगे तभी तो होगा ना, ठीक है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉरवर्ड DRF प्लस सर्टिफिकेट टू द इशूअर और RTA, जो भी इशूअर, कैम्स होगा कैम्स के पास, केफिन के पास, जो भी होगा उसके पास भेज दोगे आप विद इन 7 days, स्पीड पोस्ट से कर दोगे, ठीक है। इशूअर और RTA वेरीफाई द डिटेल्स विद डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी के साथ वेरीफाई करेगा, कंपनी के साथ वेरीफाई करेगा टू बी प्रिसाइज, क्योंकि कंपनी डिपॉजिटरी ही वैसी जगह है ना जो RTA को से भी अटैच है, कंपनी से भी अटैच है, क्लियरिंग मेंबर से भी और हमसे भी, ठीक। तो ये सब पूरा स्ट्रक्चर मैंने पहले से अच्छे से समझाया हुआ है। अब ये डायरेक्ट यहाँ पे समझने आओगे तो मुश्किल हो जाएगी, अदरवाइज बहुत आसान है, ठीक है। इन ऑब्जेक्शन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन्फॉर्म द क्लाइंट, रेक्टिफाई विद इन 15 दिन। अगर कुछ भी उन्हें सस्पिशियस लगता है तो वो आपको बताएंगे कि ये दिक्कतें हैं, उसको सॉल्व करो और 15 दिन के अंदर कर दो। इफ अनरिजॉल्व इशूअर रिजेक्ट्स एंड रिटर्न DRF एंड सर्टिफिकेट, अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो DRF रिजेक्ट कर दिया जाता है। इफ इन ऑर्डर इशूअर ऑथराइजेज डिपॉजिटरी टू क्रेडिट सिक्योरिटीज टू द क्लाइंट, DP सिस्टम ऑटो अपडेट क्लाइंट अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट डेट, एक्विजिशन डेट फॉर टैक्सेस, ठीक है। तो जब RTA बोल देगा कि भाई ओके है सब कुछ, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करेगा, उसके अकाउंट में शेयर्स डाल देगा, उसमें उनका एक्चुअल प्राइस डालेगा, डेट डालेगा, सब कुछ डाल देगा, पूरा प्रोसेस कर देगा, ठीक है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन्फॉर्म्स क्लाइंट्स वाया मंथली स्टेटमेंट, फिर उसके बाद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मंथली उसके ऊपर अपडेट भी देने लग जाएगा, ठीक है। ये देखो पूरा प्रोसेस किस तरीके से बनाया गया है ना। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ऑटोमेटिकली फिर स्टार्ट हो जाएगा, पहले उसे पता भी नहीं था आपके पास शेयर है, बट नाउ ही नोज कि आपके पास शेयर हैं, तो उसके बाद आपके इन्फॉर्मेशन भी शुरू हो जाएगी, कौन से कॉर्पोरेट एक्शंस हो रहे हैं वो सब बताने चालू हो जाएगा सब, ठीक है। RTA मस्ट कन्फर्म और रिजेक्ट विद इन 15 दिन, ये ऊपर भी लिखा था। चेकलिस्ट, इन्वेस्टर फिल DRF कंप्लीटली, सेपरेट फॉर्म फॉर ISIN,
फ्री लॉग्ड इन सिक्योरिटीज। ऑल अकाउंट होल्डर्स मस्ट साइन कलेक्ट एक्नॉलेजमेंट। ये पता नहीं ऊपर भी हमने बात कर ली है, पूरी की पूरी चेकलिस्ट दी हुई है बेसिकली। ये पूरी बात कर ली हमने, इसमें कोई वो अलग सा नहीं है। DRF कम पूरा भरना है, ISIN फॉर्म भरना है और सारे अकाउंट होल्डर साइन करने चाहिए। ठीक है। कलेक्ट एक्नॉलेजमेंट लेटर फ्रॉम द, एक्नॉलेजमेंट नंबर देंगे ना वो, DRN नंबर। ठीक है। तो चेकलिस्ट फॉर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के लिए क्या चेकलिस्ट है? वेरीफाई सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी को वेरीफाई करो। DRF कॉम्पिटिटिवनेस, इशू एक्नॉलेजमेंट टू द क्लाइंट्स, ये सब हमने ऊपर बात कर लिया है, दोबारा से बात नहीं करेंगे। रिजेक्शन के केस में क्या होगा अभी सुनो। अगर मान लो आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उस केस में क्या होगा? आपको वापस भेज देंगे। ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता है कि बीच में गुम हो जाता है तो RTA आपको कॉम्पनसेट करेगा और RTA आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर देगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। देखो समझो अभी, की रीजंस एंड एक्शंस, मेन ऑब्जेक्शंस, मिसमैच इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में मिसमैच होगा, फेक सर्टिफिकेट होंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा। लॉस्ट और स्टोलन सर्टिफिकेट विद स्टॉप रिकॉर्ड्स आर रिजेक्टेड। अगर शेयर्स सर्टिफिकेट ही गुम हो गए फिर तो बात ही नहीं है। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स इशूड अर्लियर आर रिजेक्टेड। अगर आपके पास डुप्लीकेट सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं तो भी वो रिजेक्ट हो जाएंगे। फोर्स्ड और फेक्ड एंडोर्समेंट रिजेक्टेड। मिसमैच इन होल्डर्स नेम रिजेक्टेड। रॉन्ग RTA एजेंट, मतलब आप कैम्स ने इशू किए थे और आप भेज दोगे केफिन को तो रिजेक्ट हो जाएगा। सर्टिफिकेट्स नॉट रिसीव्ड इन टाइम, 7 दिन के अंदर रिसीव नहीं हुए तो भी रिजेक्ट हो जाएंगे। सिग्नेचर मिसमैच रिजेक्टेड। रॉन्ग ISIN अगर यूज़ कर लिया तो भी रिजेक्ट हो जाएंगे। अलॉटमेंट कॉल मनी अनपेड, अगर आपको अलॉट हो गए थे कभी और आपकी मनी अनपेड रह गई थी तो भी रिजेक्ट हो जाएंगे। सिक्योरिटी सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल रिजेक्टेड। रिजेक्टेड अंडर ऑटोमेटिक कॉर्पोरेट एक्शंस। ठीक है। तो ये सब हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। अब आ जाता है ट्रांसपोजिशन कम डीमैटेरियलाइजेशन। ये क्या होता है समझो। अगर आपने पहले क्या होता था, A ने अकाउंट खुलवाया B के साथ, तो बैंक के केस में क्या होगा? बैंक के केस में A साइन कर देगा तो भी पैसे निकल जाएंगे, B साइन कर देगा तो भी पैसे निकल जाएंगे। लेकिन डिपॉजिटरी में क्या होता था, देखो कितना झमेला था। समझो, अगर आपने सर्टिफिकेट ले लिया A और B के नाम और आपने अभी डीमैट खुलवा लिया B और A के नाम, तो शेयर्स नहीं मिलेंगे, खुलवाना पड़ेगा A और B के नाम। ठीक है। तो पहले ये चीज़ होती थी, अब इसको चेंज कर दिया है। तो पहले A और B और B और A अब सेम माने जाएंगे, पहले नहीं माने जाते थे। ठीक है। तो पहले कितना झमेला था, समझो आप इस चीज़ को। ठीक है। जॉइंट अकाउंट होल्डर इन डिफरेंट सीक्वेंस हैड टू ओपन सेपरेट अकाउंट, अलग से अकाउंट खोलना पड़ेगा। करेक्ट। अब इसके बाद नाउ पॉसिबल टू ट्रांसपोज नेम एंड डीमेट इन सेम अकाउंट, प्रोसेस सबमिट सर्टिफिकेट ट्रांसपोजिशन एंड प्लस DRF। ठीक है। तो पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता, तो अब काफ़ी सुकून है, ये चीज़ है। अब ट्रांसमिशन कब होता है? ट्रांसपोजिशन तो होता है A और B आगे पीछे नाम हो जाते हैं तब ट्रांसपोजिशन माना जाता है। ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरी जगह शेयर ट्रांसफर करना। वो कब हो सकता है? अगर डेथ के केस में, इन केस ऑफ डेथ ऑफ जॉइंट अकाउंट होल्डर, सर्वाइविंग होल्डर्स कैन रिमूव डिजीज नेम इन डीमैट अकाउंट। ठीक है। ये सब हमने पिछले चैप्टर में, 4th चैप्टर में आई थिंक पढ़ा था ये सारी चीज़ें। तो अगर डेथ के केस में किसी की डेथ हो जाती है तो किस तरीके से नया डीमैट खोला जाता है और वो शेयर्स जो है ट्रांसफ़र किए जाते हैं, वो सब हमने बात कर ली थी। ठीक है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप डिजीज़ का नाम मतलब फिजिकल में ही रखना चाहते हो तो उस केस में क्या होगा? फिजिकल कॉपी, यहाँ समझो फिजिकल कॉपी है आपके पास रिलायंस की ABC के नाम,
तो अब ए एक्सपायर हो गया तो क्या करोगे, आप रिक्वेस्ट डालोगे और सर्टिफिकेट बनवाओगे बी और सी के नाम, ठीक, तो सर्टिफिकेट हो जाएगा। अभी डीमेट खुला नहीं है, ये फिजिकल फॉर्म की बात कर रहे हैं, फिजिकल कॉपी की बात कर रहे हैं, नॉट डीमेट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद आ जाता है प्रोसीजर इफ फिजिकल सिक्योरिटी लॉस इन ट्रांजिट। अगर ट्रांजिट में आपने भेजी और बीच में ही गुम हो गई, सामने वाले ने भेजी बीच में गुम हो गई, तो क्या प्रोसेस है वो भी समझ लो एक बार। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ डिस्पैच कंफर्म नॉट रिटर्न और अनडिलीवर्ड। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कंफर्म करेगा, देखो भेजेगा कौन, आरटीए, कंफर्म कौन करेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्यों, क्योंकि आरटी के पास थोड़ी जाओ, कैम्स के ऑफिस थोड़ी पहुंच जाओगे आप क्या करोगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से पूछोगे कि मेरे फिजिकल शेयर अभी तक आए नहीं है, क्या दिक्कत हुई, तो वो आरटी को कांटेक्ट करेगा और वो आपको बताएगा। समझ गए, ये प्रोसेस समझो, प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। इफ अनट्रेसेबल एट द इशूअर और आरटीए ट्रीटेड एज लॉस्ट, डिपॉजिटरी एग्जीक्यूट इंडेमनिटी बॉन्ड्स। अगर आरटीए कंफर्म करता है कि भाई वो तो लॉस्ट हो गई, तो उतने ही अमाउंट के बॉन्ड दे देगा कौन, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ठीक है। वो आपस में खुद सेटल कर लेंगे बाद में ऐसा नहीं है, वो छोड़ने वाला कोई नहीं है। तो आरटीए वो उस समय बॉन्ड इशू कर देंगे, बाद में वो आपस में सेटल कर लेंगे, करेक्ट। इफ अर्लियर डीमेट रिक्वेस्ट वाज रिजेक्टेड, फ्रेश, अगर पहले से डीमेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है तो क्या करोगे, फ्रेश डीआरएन इंडेमनिटी बॉन्ड एक्सेप्टेड बाय आरटीए। इफ रिजेक्शन कैन बी रेक्टिफाइड, तो उसी में काम चल जाएगा। अगर रेक्टिफाइएबल होगी तो उसी में काम चल जाएगा, नहीं तो दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। वो तो सिंपल बेसिक कॉमन सेंस है, इसमें आप पढ़ लेना, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, ठीक है। डीमेट ऑफ शेयर्स हेल्ड इन मोर देन 3 नेम्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट प्रोसेस नॉर्मली बट एंश्योर्स होल्डिंग पैटर्न मैचेस सर्टिफिकेट। उनका जो पैटर्न है, मान लो ए के नाम 40% शेयर हैं, बी के नाम 20 हैं, सी के नाम 35 हैं और डी के नाम 5 है, तो वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उसको वेरीफाई, मतलब उसी फॉर्म में भरेगा, ठीक है। इन एनएसडीएल फर्स्ट 3 नेम्स इन बीओ फील्ड्स, एडिशनल नेम्स इन सेम फील्ड, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन सच अकाउंट ओनली फॉर डीमेट बोनस राइट्स ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, नो ट्रेडिंग और परचेज, ठीक है। वंस डीमेट इज कंप्लीट, क्लोज द अकाउंट, ट्रांसफर शेयर टू नॉर्मल अकाउंट विद इन 3 होल्डर्स मैक्सिमम। मतलब पहले 3 से ज़्यादा लोग अकाउंट खोल सकते थे, जॉइंट अकाउंट, हमने पहले भी बात की थी इसके बारे में, अच्छे से बात की थी कि 3 से ज़्यादा नहीं खोल सकते। अब अगर 4 के या 5 के नाम पहले से कोई, समझो ये शेयर सर्टिफिकेट है, ये है ए बी सी डी ई, इन 5 के नाम है, तो क्या करोगे, यहाँ पे इनके नाम अकाउंट खुलेगा, रिक्वेस्ट डीआरएफ डालोगे, डीआरएन नंबर मिलेगा, ठीक है, वो सारा प्रोसेस होगा पूरा का पूरा। फिर ये शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, ऑब्वियसली आरटी के पास भेजोगे, वो सब क्रेडिट हो जाएंगे और इसके बाद ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब मैक्सिमम आप ए बी सी का खोल सकते हो, मतलब 3 लोगों का खोल सकते हैं, उसमें डी ई हटेगा या डी हटेगा या बी हटेगा, वो एक अलग बात है। तो इस तरीके से प्रोसेस होगा, करेक्ट। अब जैसे आप डीमेट करवाते हो शेयर्स को, वैसे ही रीमेट भी करवाते हो। रीमेट मतलब रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, मतलब आपके मेरे अकाउंट में पड़े, मान लो रिलायंस के शेयर, मैं चाहता हूँ ये कंपनी तो भाई 20 साल और चलेगी, अगर रोज़ रोज़ देखूंगा तो बेच दूंगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना रीमेट करवा लेता हूँ। करवा सकते हैं, आज भी हम करवा सकते हैं। हम कह सकते हैं हमारा खाता बंद करो भाई, हम खाता मतलब डीमेट अकाउंट बंद कर दो और हमारे जो शेयर्स हैं उनकी फिजिकल कॉपी बना के भेजो हमें, हमारा अधिकार है ये, ठीक है। क्या है, राइट्स ऑब्लिगेशन ऑफ किसका, बीओ, राइट। तो रिजर्व फॉर डीमेट्स, convert electronic holding physical certificate, BO has the right anytime
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डेबिट्स सिक्योरिटी फ्रॉम बीओ अकाउंट, डीमैट में से हटा देंगे और उसको RRF फॉर्म भर के भेज देंगे और वो डिस्पैच हो जाएंगे 30 दिन के अंदर। ये सब है यार, पढ़ लेना, ठीक है। और रह गया कुछ, ठीक है। रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म का प्रोसेस है, उसमें RRF फिल करना पड़ेगा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चेक करेंगे, नेम डिटेल्स सब चेक किया जाएगा, ISIN कोड, ठीक है। सेपरेट RRF नंबर इज नीडेड, फ्री लॉकअप सिक्योरिटीज, ISIN, पेड अप वैल्यू इफ ओके, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, वही सब उल्टा प्रोसेस है और कुछ नहीं है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पूरा का पूरा चेक करेगा, सब कुछ चेक करेगा और उसको RT के पास भेज देगा, RTA उसको इशू कर देगा, आपके घर पे सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा, उसमें फोलियो नंबर, सर्टिफिकेट नंबर सब लिखा होगा, करेक्ट। तो ये है, आई थिंक सब कुछ समझ में आएगा। फिर हम 4 क्वेश्चन जो बुक के एंड में दिए होते हैं वो पढ़ लेते हैं, उससे आपको आपकी तैयारी का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चैप्टर आपको कितना समझ में आया, करेक्ट। लेट्स स्टार्ट दीज क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक के एंड में, तो उससे आपको आपकी तैयारी का अंदाजा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ओनली दो सिक्योरिटीज हुज डैश हैज बीन एक्टिवेटेड बाय द डिपॉजिटरी कैन बी डिमैटेरियलाइज्ड इन द डिपॉजिटरी सिस्टम। ISIN नंबर, बिना ऑप्शन देके बता रहा हूँ, ISIN नंबर, ठीक है। ये हमने ऊपर डिस्कस भी किया था। ISIN नंबर जो लिस्टेड हैं और अनलिस्टेड स्पेस में हैं और जिनके ISIN नंबर अलॉट हो चुके हैं, सिर्फ उसी को आप डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हो, बाकी को नहीं करवा सकते, करेक्ट। हु कैन मेक अ रिक्वेस्ट फॉर डीमैट इन द सिक्योरिटी, डीमैट की सिक्योरिटी में कौन रिक्वेस्ट कर सकता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कंपनी कर सकती है, रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी ऑब्वियसली वही कर सकता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो इसमें ऑप्शन 2 है, बट स्टिल जो रजिस्टर्ड होल्डर है वो कर सकता है, लीगल हेयर है वो भी कर सकता है। अगर मान लो यहाँ पर रजिस्टर्ड होल्डर हटा के लीगल हेयर कर दे, जो बच्चे हैं, मान लो मेरे शेयर हैं और मेरी कल को डेथ हो जाती है, तो मेरे बच्चे ऑब्वियसली उसमें कर सकते हैं वो कि भाई हमारे नाम पे ये शेयर ट्रांसफर करो, ऑब्वियसली उसमें डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, जो भी लगेगा, करेक्ट। अब तीसरा क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल फॉर इन्वेस्टर्स टू ट्रांसपोज नेम ऑफ जॉइंट अकाउंट होल्डर्स अलोंग विद द प्रोसेस ऑफ डीमैटेरियलाइजेशन थ्रू देयर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। बिल्कुल जी, अब ट्रांसपोज करवा सकते हो नेम, पहले नहीं करवा सकते थे, पहले फिजिकल फॉर्म में होता था सब कुछ, ठीक है। उसके हम ABBA करवा सकते हो, हमने बात भी की थी। फोर्थ क्वेश्चन है, विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ रीमेट ऑफ सिक्योरिटीज शुड द क्लाइंट रिसीव द फिजिकल सिक्योरिटीज। देखो, डीमेट के केस में 7 दिन का टाइम था, रीमेट के केस में 30 दिन का टाइम है, ठीक है। तो हम जब भरेंगे तो हमारा जो कॉपी है वो 7 दिन के अंदर पहुंच जानी चाहिए, 15 दिन के अंदर वो प्रोसेस करेगा। और हमारे अगर रीमेट वाला प्रोसेस, डीमेट के केस में 7 दिन हमें भेजना है, 7 दिन के अंदर भेजेंगे, वो प्रोसेस करेगा 15 दिन के अंदर। अब रीमेट मतलब हमें फिजिकल कॉपी बनवानी है, तो 30 दिन के अंदर हमारे पास पहुंच जाएगी, करेक्ट। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। ये चैप्टर 6 था हमारा, ठीक है। ये आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा और जल्दी मैं कोशिश करता हूँ कि इसको पूरा किया जाए, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, एंजॉय।